नमस्कार, मेरा नाम है अनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी का डिबेट शो नजरिया। मेरा नाम है अदिति। और आज हम नजरिया में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कई दशकों से विवादों में है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जो इक्वालिटी और पर्सनल लॉ के बारे में बात करता है। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लॉज आते हैं जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू में आज भी बहुत बड़ी लकीर है। और जब भी कोई ऐसा बिल आता है तो ऐसे विवाद उठते हैं। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले आज हम आपको अपने पैनलिस्ट से रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एकजुट पार्टी के अध्यक्ष और वकील अंकुश शर्मा और मारूफ जो जर्नलिज्म छात्र हैं, और साथ ही में जुड़ चुके हैं निगम गुप्ता जो व्यवसायी हैं और जनता की आवाज रखेंगे। आप सबका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नजरिया में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी पैनलिस्ट का द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में। मैं पहला सवाल एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से पूछना चाहूंगी। आप एडवोकेट हैं और प्रेसिडेंट हैं एकजुट पार्टी के। यूसीसी क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इतने इतने कई दशकों से हम विवादों में है और इस बार भी दिल्ली हाईकोर्ट की वजह से ये दोबारा विवादों में आया है कि यूसीसी हमारे देश में होना बहुत जरूरी है। आखिर यूसीसी क्या है, अंकुर जी? देखिए, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी। आपको मैं आपके दर्शकों के लिए आसान भाषा में इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरीके से क्राइम को कंटेन करने के लिए, क्राइम को एड्रेस करने के लिए भारत में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के हिसाब से चलता है कि चाहे किसी भी धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, अगर वो दिए गए इन क्राइम्स में से कोई भी क्राइम कमिट करता है तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती कि अगर हिंदू ने ऐसा किया तो इस तरीके से कार्रवाई होगी, अगर मुसलमान ने ऐसा किया तो उसे ये सजा या दूसरे तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे संविधान में, डिस्पाइट हैविंग अ प्रोविजन, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, ये उन मामलों को लेके एक कॉमन कोड बनाने की कवायद है जिस मामलों में शादी, ब्याह, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सब चीजें आती हैं, तलाक होना, डाइवोर्स होना। तो इसके लिए हमारे भारत में जो सिविल कोड है वो सब धर्मों के लिए अलग अलग है। हिंदुओं के लिए तो पार्लियामेंट ने कानून बना के इसे एक सेक्युलर फ्रेमवर्क दे दिया, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, स्पेशली जो मुस्लिम समुदाय है, उनके दबाव में, उनके प्रेशर में, उनके कहने पे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कारण जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 1950 में, तो उसमें ये कहा गया कि इसे हम पोस्टपोन करेंगे और सिविल कोड अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो देखिए, बैकग्राउंड वाज टू नेशन थ्योरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हमारा संविधान आदेश देता है सरकारों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो निर्देश हैं सरकारों को, उसका अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 जो क्लियरली सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी इम्पोज करता है, ज्वाइन करता है कि आपको आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करना है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की एब्सेंस हमारे लीगल सिस्टम में और धर्म के आधार पर अलग अलग कोड्स होना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है सेक्युलरिज्म, उसे भी डिफीट करता है। और अगर आप और डिटेल्स में जाएं तो आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी कोड का भी हनन करता है। कैसे? एक मुसलमान व्यक्ति 4 महिलाओं से शादी कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान महिला एक से अधिक व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। तो इस तरीके की और भी कई कानून मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में है जो आर्टिकल 14 का हनन करते हैं। तो आप ये अगर आर्ग्यूमेंट दें कि ये चूंकि माइनॉरिटीज के प्रति एक रिलीजियस बायस है इसीलिए हमने एक स्पेशल लेजिस्लेशन में रखा है, तो ये कहीं ना कहीं विल बी हिट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जो हमारा मूल सिद्धांत है हमारे संविधान का। तो सेक्युलरिज्म के इंटरेस्ट में और इक्वालिटी के इंटरेस्ट में और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में जिस तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एक सिटीजनरी का कॉन्सेप्ट होता है, उसके इंटरेस्ट में तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अपीजमेंट जो 1947 से एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से यहाँ पे चली है, 2014 के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, उसी अपीजमेंट को परपेचुएट किया गया है। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि इस पे तत्काल प्रभाव से सरकार को बिल लाके, कानून बना के यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
अभी तो मारूफ, आप किस हद तक एडवोकेट अंकुर जी की बात से सहमत हैं? जी मारूफ। तो बेसिकली अभी मिस्टर अंकुर ने अभी पूरा इसके ऊपर डिटेल बताया गया कि क्या हमारा यूसीसी है, कब लागू किया गया, कैसे वगैरह आया। लेकिन इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है दैट इज बेस्ड ऑन कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस की वजह से यहाँ पे ये सब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग ये लागू कर देंगे। उसके बाद जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, हमारी असेंबली फ्रेम करी, दैट वाज मिस्टर बी आर अम्बेडकर जी। उन्होंने ये तक कहा था कि हाँ, हम लोग ये लागू करेंगे ताकि माइनॉरिटीज को और मेजॉरिटी को सबको इक्वली राइट मिल सके। लेकिन इसमें बात ये उठी कि अभी मौका सही नहीं, क्योंकि पहले ही वहां पे कम्युनल वायलेंस चल रहा था। और उसके बीच में अगर हम ऐसी चीजें लाते जिससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को फिर से ऐसा लगता कि नहीं भाई, आपके राइट्स फिर से खतरे में, आपकी जितनी भी रिलीजियस फ्रीडम्स है या जितने भी आपके रिलीजियस राइट्स है वो खतरे में है, तो उससे फिर से वायलेंस हो सकती थी। उसके बाद बात ये हुई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक स्पीच दी, जो मैं भी बोलूंगा। दैट वाज, नो वन नीड टू बी एप्रीहेंसिव दैट इफ द स्टेट हैज द पावर, the state will immediately proceed to execute. That power, in a manner, may be found to be objectionable by the Muslims or by the Christians or by any other community. I think so. It would be a mad government if it did so. तो इसमें पूरा क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई चीज इस तरह ऑब्जेक्शनेबल लगे, जब आपको लगे कि हालात अभी सही नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूसीसी गलत है या यूसीसी में ये चीज गलत है वो चीज गलत है, बट हर एक चीज को कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता सकता हूँ, अगर हम दाल बना रहे हैं, दाल में भी एक तड़का देने का टाइम होता है। ऐसे ही नहीं ना कि अभी आपने दाल डाल दी और साथ में ही तड़का डाल दो, वहीं खत्म सब कुछ। हर एक चीज का अपना अपना पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से वो चीज करनी चाहिए। दूसरी बात ये रही कि जैसे एक सिक्के के कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस यूसीसी की भी दो पहलू है, प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहली बात डाइवर्सिटी की। इंडिया में इतने डाइवर्स कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पैनलिस्ट में देख लीजिए, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट रीजन से है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से है। जरूरी नहीं है कि हमारा माइंडसेट सेम हो, हम लोग कई चीजों पे एग्री कर सकते हैं, कई चीजों पे डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हम सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लाके एक चीज को सामने रखना। फॉर एग्जाम्पल अनिका, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप यहाँ पे आ जाए, अचानक से आप बातें करना स्टार्ट कर दें और आप हमसे पूछे ना कि आप अग्री करते नहीं करते, तो हमें भी कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई ये क्या कर रही है, खुद ही क्यों स्टार्ट हो रही है। तो हर एक को कॉन्फिडेंस में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ ही जैसे अभी इन्होंने कहा मिस्टर अंकुर ने कि इक्वालिटी को इंक्रोच किया जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी का जहां पे बात उठी है, उसी के साथ मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, जिसमें हमें ये राइट भी दिया गया है कि वी कैन प्रोपगेट एनी रिलीजन और एनी कल्चर विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। तो उसके अंदर भी तो ये सब आ रहा है। अगर हम यूसीसी की बात करें तो उसमें हमारे रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम तो खत्म हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट ला रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक सही टाइम नहीं है ऐसी चीज को आगे लाने का, जब आपके सामने सीए एनआरसी का पंगा भी चल रहा हो, किसानों का मुद्दा भी चल रहा है, उसी के बीच में आप यूसीसी लाके और माहौल खराब कर देंगे। तो मुझे अभी ऐसा सही नहीं लग रहा कि यूसीसी आना चाहिए। अंकुर, आप क्या कहना चाहते हैं मारूफ की बातों में जो उन्होंने कहा? और मैं ये सवाल निगम से भी पूछूंगी कि किस हद तक आप सहमत हैं। अंकुर जी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई और ये कहा कि उस समय टू नेशन थ्योरी की बैकग्राउंड में, जिसका जिक्र मैंने भी किया कि कम्युनल वायलेंस था, पार्टीशन थी, मुसलमानों ने पाकिस्तान छीन के लिया था इस आधार पे कि हम एक डिफरेंट नेशन है, तो पोस्टपोन किया। लेकिन आर्टिकल 44 में भी इंट्रोड्यूस किया कि अल्टीमेटली यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट। तो आज वो पुराना आर्ग्यूमेंट आज भी लेके अगर मुसलमान देश में घूमेंगे कि 1947 में भी टाइम नहीं था, 1950 में भी टाइम नहीं था, 1960 में भी नहीं था, 70 में भी नहीं था, 2000 में भी नहीं था, 2021 में भी नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर। पहली चीज तो ये है, तो ये आर्ग्यूमेंट ही फ्लॉड है इटसेल्फ कि अभी समय नहीं आया, इनका समय कभी नहीं आएगा, दैट इज फर्स्ट। लार्जली इनके आर्ग्यूमेंट का क्रक्स आप देखें तो वो दो डॉक्ट्रिन्स पे बेस्ड है। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स की अभी सैंक्शन नहीं है कि आप यूसीसी इंट्रोड्यूस करें, और अगर आप यूसीसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो मुस्लिम्स वीटो करेंगे, यू कांट डू इट, और माहौल खराब हो सकता है, एक हिंसा तक की धमकी है आर्ग्यूमेंट पे। आई थिंक these arguments do not hold any ground.
You do not seek sanctions to introduce laws which are mandated by your constitution, कि आपको सरकारों को वो बनाना ही है. You do not seek sanctions. अच्छा, दूसरी चीज, सेलेक्टिवली यूसीसी को पकड़ना और उसे रिलीजियस फ्रीडम के साथ जोड़ना. आप इनसे पूछिए कि क्या ये शरिया इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे क्रिमिनल मैटर्स में, कि अगर मुसलमान पकड़ा जाए चोरी करता हो तो उसके हाथ काट दिए जाए? क्या उस तरीके का इर्रेशनल कोड जो भारत में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए? अगर यू कांट आस्क सेलेक्टिवली फॉर एनीथिंग. तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं तो उसमें यू हैव टू बी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ द लॉ, एंड द रूल ऑफ द लॉ विल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. और अगर पार्लियामेंट पूरे संविधान निहित होके, संविधान सम्मत होके, संविधान के दायरे में रह के कोई कानून बनाता है जिसकी सैंक्शन पूरी दुनिया में है, और जो करना सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी रिस्टोर करने वाला काम होगा, व्हाई शुड एवरीबॉडी अपोज? लेकिन मुझे लगता है कि किसी और आइडियोलॉजिकल बायस से ग्रस्त होके आर्ग्यूमेंट्स एडवांस करना ऐसे जिनका कोई रैशनल लॉजिक ना हो, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, इक्वालिटी को पीक करने वाली बातें हैं. और जहां तक इन्होंने ये बात कही कि आर्टिकल 14 इज ओवररिडन बाय आर्टिकल 25, जो उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की, that is not the constitutional provision. I can tell you that the Supreme Court in so many judgments has clearly laid down that if any religious practice, अगर कोई भी religious काम या religious idea आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी कोड को या और फंडामेंटल राइट्स को इंडियन सिटीजन्स के वायलेट करता है, तो आर्टिकल 14 विल प्रिवेल. दैट इज अ सेटल्ड पोजीशन, उस पे डिबेट नहीं हो सकती. उसमें जो एक बुनियादी समझ है उसके आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ, जो लॉ सेटल्ड है उसके आधार पे कह रहा हूँ कि अगर महिलाओं के हकों का हनन करने का प्रावधान किसी भी धर्म में है, सो दैट will be set aside, that will be overridden. आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते क्योंकि कुरान हमें सैंक्शन देती है, शरिया हमें सैंक्शन देता है, हदीस हमें सैंक्शन देता है कि महिलाओं के हकों का हनन करना है, तो आप कहेंगे कि चूंकि आर्टिकल 25 में ये सब कुछ प्रोटेक्टेड है तो आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी महिलाओं का रास्ते में नहीं आएगा. ये फंडामेंटली एलिमेंटल लेवल पे एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है और अगेंस्ट द लॉ सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री है. निगम जी आपसे भी मेरा जी तो निगम जी आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप किस हद तक अंकुर जी की बात से सहमत हैं? देखो मैडम, ऐसा है, कोई भी जब इस तरह के प्रोविजन सरकार में आते हैं तो उसके सपोर्ट में कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ उसको डाइसेंट करते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो मैं इस पर्टिकुलर यूसीसी की बात करूं, इसमें थोड़ा सा कुछ जिसे पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जोड़ के अगर हम इसको देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से हम कहीं गलत कर रहे हैं. बट अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की भी बात करूंगा तो वो भी डाइसेंट करने के बाद में ये चीज बोलते हैं कि 90% यूसीसी ऑलरेडी लागू है इस कंट्री में. हमारे 90% लॉज तो एक ही है. मुझे अगर कोई जमीन की रजिस्ट्री करवानी है या कोई ऐसा करना है, मुस्लिम के लिए अलग या हिंदू के लिए अलग कोई कानून नहीं है. हाँ, कुछ दो एक पर्टिकुलर सैंक्शंस ऐसी हैं जिनके ऊपर एक हेल्दी डिबेट की जरूरत थी. अगर मैं बीइंग ए कॉमन पब्लिक, जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि पब्लिक का रुख रखेंगे, तो पब्लिक की तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे बोलना चाहूंगा. इसमें कोई एक वर्ड हम यूज करें, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म की जगह अगर कॉमन वर्ड होता या स्पेशल मैरिज एक्ट बोला जाता तो वो ठीक था, क्योंकि 90% चीजें तो ऑलरेडी लागू हैं. अब सिर्फ मैरिज एक्ट को लेकर बात की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि छेड़खानी हो रही है. मारूफ की एक बात के साथ मैं एग्री करता हूं, इस समय और बहुत मुद्दे हैं. कोविड के कारण कितनी कमर लोगों की टूटी है. ऐसे मुद्दों पे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को लेकर, जम्मू कश्मीर में आपने 370 लाई, उसके बाद क्या क्या आया, क्या आप जो प्रोग्राम स्कीमें बना रहे हो वो किस हद तक लागू होती हैं, उन पे भी बात की जानी थी. हेल्दी डिबेट की बात करते हैं. एक 18, मैंने तो अभी इसका कोई ड्राफ्ट भी नहीं देखा, मुझे नहीं लगता किसी और ने भी देखा होगा. अंकुर जी इसमें ब्रीफ बताएंगे क्योंकि वो वकालत करते हैं और काफी अच्छे एक्टिव हैं हमारे जम्मू से. बट इसका ड्राफ्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया. हाँ, एक क्वेश्चनर आया जो लॉ कमीशन की तरफ से आया, क्या आप चाहते हैं ये कानून हो या नहीं हो, क्या ये चीज यस और नो रिप्लाईज थे. तो पब्लिक डोमेन में ये सब लाने से माफी चाहूंगा. इंडिया का एक तरफ हम ये मानते हैं, इंडिया के 70% लोगों की आमदन है नहीं, इंडिया के 70% लोग या 60% लोग
अभी तक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं या 30% जी रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस समय नहीं है, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा, बट यस, ड्राफ्ट अगर आता तो उस ड्राफ्ट पे शायद डिबेट हो सकती। बट मैं आज भी इस चीज के साथ स्ट्रिक्ट करूंगा कि 90% यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो ऑलरेडी लागू है। 10% एक स्पेशल मैरिज एक्ट मैं देख रहा हूं जिसके साथ कहीं ना कहीं शायद मुस्लिम कम्युनिटी को लग रहा है छेड़खानी हो रही है। वो सही है या गलत है, रिलीजियस लेवल से हट के इस पे डिबेट करने की जरूरत है। उन लोगों को आगे आने की जरूरत है जो ये समझ रहे हो कि वाकई हाँ, वुमेन या मैन, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। मुझे लगता है आज के पढ़े लिखे मुसलमान, ठीक है, वो रिलीजियस राइट्स का प्रोटेक्शन पूरा करें, बट एटलीस्ट वो ये भी समझेंगे कि इक्वल राइट्स भी कोई चीज होती है। तो एक न्यूट्रल सी बात मैं करूंगा कि जो मैं पहली लाइन भी मैंने बोली, 90% ऑलरेडी ये कानून लागू है कंट्री में और बड़े अच्छे से चल रहा है। 10% इसको हम यूसीसी नाम ना देकर स्पेशल मैरिज एक्ट नाम दे दें तो शायद डिबेट किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। बट अंकुर जी इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। बट यस, एक चीज जो मेरे में, मैं जिसे एंड लाइन बोलते हैं, वो ये बोलूंगा इसमें नया क्या है, वो मुझे प्लीज अंकुर जी या मारूफ जी ब्रीफ कर पाए, क्योंकि मैंने इसका ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है ऑनेस्टली, और मुझे ये भी यकीन है किसी और ने भी नहीं अभी पढ़ा होगा। तो सिर्फ बातें और डिबेट्स हो रही हैं, बट एग्जैक्ट क्या है वो 18 क्वेश्चनर आए हुए हैं एक मार्केट में, उन पे बातें हो रही है। मारूफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से निगम जी ने कहा और अंकुर जी ने कहा, जो अंकुर जी ने कहा उनकी बातों पे आप किस नजरिए से देखते हैं उन बातों को? और निगम जी ने भी कहा कि हमारे देश में बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, बहुत से और भी मुद्दे हैं, कोविड में इस वक्त हम जूझ रहे हैं, तीसरी लहर आने वाली है, क्या यूसीसी लाना इस वक्त सही था या नहीं था? अंकुर जी ने भी कहा कि बहुत ही फैक्ट्स दिए उन्होंने कि हाँ ये लाना चाहिए, और निगम जी ने भी बहुत न्यूट्रल आंसर दिया। मारूफ, आप बताइए, आप किस नजरिए से दोनों की बातों को देखते हैं? जी, सबसे पहले तो अभी जो हाल ही में निगम जी ने कहा, तो उससे मैं 100% सहमत करता हूँ कि अभी बहुत चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 370 के बाद क्या चीजें हुई, क्या डेवलपमेंट्स आप जो कह रहे थे कि हम करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो डेवलपमेंट्स कहाँ गई? जितने भी आपके किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है, अगर मैं आप सबको याद दिला दूं, अभी तक उन लोगों का आंदोलन चल रहा है, वो कहाँ तक पहुंचा? कोविड के जितने भी हम लोगों ने पीएम केयर्स फंड, वो फंड, ये फंड, फलाना ढिमकाना करा था, उसका क्या हुआ? कुछ भी बात नहीं करी जा रही है, बल्कि एक नया मुद्दा लाया जा रहा है ताकि वो सब छुपा दिया जाए। दूसरी बात ये, अंकुर जी को मैं एक जगह करेक्ट करना चाहूंगा, जो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा अपने डिबेट के, या फिर अभी जो कहा लाइन, कि मुसलमानों ने पाकिस्तान छीन के ले लिया। सबसे पहली बात, यू कांट जज a particular community by only a one person। वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उसकी वजह से आप सब मुस्लिमों को नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो क्या हिंदू है? वो भी तो मुस्लिम है। इंडिया में भी तो बाकी लोग हैं। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने शरिया की करी कि आप शरिया ला दोगे, अगर चोरी कर दिया तो हाथ काट देंगे। सबसे पहली बात, ये सऊदी अरबिया नहीं है, दिस इज इंडिया, दिस इज अ सेक्युलर एज वेल एज अ कम्युनल स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग के अपने अपने राइट्स हैं, सिविल लॉज है हमारे पास, क्रिमिनल लॉज है जिसमें किसी को भी रिलीजन की तरफ से देखा नहीं जाता। जहाँ पे एक हिंदू चोर बैठा होगा जेल में, वहां पे मुस्लिम चोर भी उसी सजा के तहत बैठेगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसे अभी इर्रेशनल चीजें जो उन्होंने कहा था इर्रेशनल, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्हीं के तर्क इर्रेशनल होते जा रहे हैं। तो मारूफ, आपका क्या ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो यूसीसी आ रहा है वो लोगों की सेक्युलरिटी को अफेक्ट कर रहा है? कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है क्या, अभी बात ये हो रही है कि जैसे अभी निगम जी ने कहा कि आजकल के जो मुस्लिम्स है, या हिंदू है, या सिख है, या क्रिश्चियन है, हर कोई एजुकेटेड है। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है क्या चीज सही है क्या चीज नहीं, हर किसी को सब कुछ पता है। लेकिन जहाँ पे इंडिया का अपनी बुनियाद है एक सेक्युलरिज्म, जहाँ इतने सारे डाइवर्स कल्चर्स है, रिलीजन्स है, तो कहीं ना कहीं हर एक को पहले कॉन्फिडेंस में तो लो। या फिर हमारी गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमा कर दिया हर एक चीज को बिना कॉन्फिडेंस में लेके, कुछ भी करो रातों रात कर देना है, या फिर ऐसे झट से कर देना है कि लोगों को पता भी ना चले, और हमने कर भी दिया क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में था। जी निगम जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? मैं मारूफ जी से एग्री करता हूं, बट एक चीज पे ये मैं माफी चाहूंगा, मुझे प्लीज गलत मत लिया जाए। बहुत सारी जब बातें आती हैं किसी मुस्लिम रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर, जब सवाल उठता है, जैसे इस सेक्ट में ही मैं देख रहा हूँ,
मैरिज एक्ट के ऊपर बात उठ रही है, जब वुमेन राइट्स के ऊपर बात उठ रही है, तो हम सेकुलरिज्म का दावा करते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है बेसिकली? जब आई बीइंग ए हिंदू, आई विल टेक केयर ऑफ द मुस्लिम रिलीजियस सेंटिमेंट, वाइस वर्सा। माफी चाहूंगा, जब मुस्लिम इकट्ठे होते हैं, कलेक्टिवली जब बात करते हैं, तो उस समय वो कभी भी हिंदू प्रोटेक्शन की बात नहीं करते। ये इसको प्लीज पर्सनली मत लीजिए। जैसे मैं माफी चाहूंगा, नवरात्रों में हमारे मीट की दुकानों के बाद एक इशू उठा जम्मू कश्मीर में जी, नवरात्रों में बंद। अगर 9 दिन मुस्लिम उस चीज में सपोर्ट कर देते तो क्या बिगड़ जाना था? काउ स्लॉटर्स की बात आई कि आप करिए, बट ओपन में इन चीजों को रोकिए, मत करिए, तो उसमें ऐतराज होना शुरू हो गए। सो प्लीज इसको रिलीजियस डिबेट ना बना के हम जिस डिबेट पे बात कर रहे हैं वहां करें। सेकुलरिज्म बिल्कुल है, होना भी चाहिए, बट दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं, प्लीज। अंकुर, जब मारूफ आंसर दे रहे थे, उत्तर दे रहे थे, तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप मारूफ की बातों पर? नहीं, देखिए, पहले मैं निगम जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि ये एक रिलीजियस डिबेट ना बने, ये एक रिलीजियस डिबेट ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एब्सेंस इसीलिए है क्योंकि कुछ धर्म के लोग ये चाहते हैं कि उनका सिविल कोड उनके धर्म के अनुसार हो। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस से दे शुड नॉट बी गवर्न्ड। तो एक फंडामेंटल कंसेप्चुअल लेवल पे हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला धर्म से ही संबंधित है, और इसे उस तरीके से डिस्कस करना कोई कम्युनल बात नहीं है। अल्टीमेटली आप मुसलमानों को शरिया के हिसाब से अपने सिविल मैटर्स डिटरमिन करने का राइट दे रहे हैं, वैसे ही आप सिखों को दे रहे हैं, वैसे ही आप क्रिश्चियंस को दे रहे हैं, वैसे ही आप पारसीज को दे रहे हैं। तो धर्म ही आधार है। यू डोंट हैव टू रन बैक कि भाई ये एक धर्म से जुड़ा हुआ इशू है तो हम ये कह के डिबेट करेंगे कि नहीं, इसे धर्म से जोड़ के इसे डिस्कस नहीं करना, इसे सेक्युलर फ्रेमवर्क। ये इट हैज नथिंग टू डू विद सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म, इट इज अ मैटर रिलेटेड विद रिलीजियस राइट्स। और जैसा इन्होंने कहा कि 90% सेम है, 90% सेम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, प्रोबेबली वी आर कंफ्यूजिंग सर्टेन थिंग्स, कि जैसे इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री करवानी है लैंड की, दे आर दोस थिंग्स आर नॉट कवर्ड अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ मैरिज एक्ट फॉर पीपल हु बिलीव नाइदर इन हिंदुइज्म नॉर इन इस्लाम और समथिंग, कि मतलब वो एक न्यूट्रल लॉ के तहत अपनी शादी वादी रजिस्टर करा है। दैट इज अ सेपरेट, उसकी कोई बेरिंग नहीं है किसी भी धर्म पे, ना कोई इस्लाम पे, ना किसी पे। बात ये है कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, पार्टीशन, एडॉप्शन, जितने भी फेमिलियल मैटर्स हैं या धर्म से रिलेटेड जो सैंक्शंस हैं, 100%, 100% फॉर द माइनॉरिटीज, they are governed by their own religious laws, and that is called as absence of uniform civil code in India. पहली चीज है। अंकुर जी, इसमें एक लाइन लिखी गई है, मैं जो क्वेश्चनर पढ़ रहा था उसमें लिखा था अनइक्वल्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? अनइक्वल्स कौन? उसमें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके संदर्भ में ये कहा गया है कि अनइक्वल्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। ये आर्टिकल 14 का प्रिंसिपल है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट अनइक्वल्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। फॉर इंस्टेंस, यू हैव अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द, या जिसे आप अफर्मेटिव एक्शन का नाम देते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए आर्टिकल 14 का जो दूसरा क्लॉज है, जिसमें आपने कहा कि अनइक्वल्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, वो वहां से लेजिटिमेसी डिराइव करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे कम्युनिटी, और ये मैं आपको ये बताऊं कि ये इंडिविजुअल राइट्स हैं। जहां तक कम्युनिटी राइट्स की बात है, अगर कम्युनिटी राइट्स रिलीजियस राइट्स से जोड़ के आप देखें, और अगर वो कहीं ना कहीं हनन कर रहे हों कुछ इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स का, जैसे फॉर इंस्टेंस मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 इक्वालिटी, बराबरी का हिस्सा उन्हें शरिया के हिसाब से नहीं है, तो दे विल बी सेट असाइड। unequals will not be treated alike, उसका कारण यह है कि you have to bring everybody on board, everybody has to be made equal, but until and unless that is done, you can do affirmative action in their favor. तो reservation का concept और special aid का concept वहीं से derive होता है। You don't have to relate it to uniform civil code. Uniform civil code से उसका कोई संबंध नहीं है। और फिर it should be common act. Uniform means common. यूनिफॉर्म मीन्स कॉमन, यूनिफॉर्म मीन्स विच इज कॉमन टू ऑल, कि अगर मुस्लिम महिला ने डाइवोर्स लेना है वो भी वैसे ही एप्लीकेशन फाइल करेगी जैसे हिंदू महिला फाइल करती है। अब देखिए, मुसलमान ने कहा
ट्रिपल तलाक तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे डिक्लेयर किया, लेकिन और फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं जो एक बहुत सिंपल प्रोसेस फॉलो करके पुरुष के पास ही हक है कि भाई आप उसे महिला को तलाक दे दें। मतलब यू डोंट हैव टू, अब हिंदू महिला ने तलाक देना है, एप्लीकेशन देनी है, 7-8 साल 9 साल केस चलना है, कोई बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, अग्रीमेंट होगा, उसके बाद अल्टीमेटली कोर्ट डिक्री से तलाक देगा। मुसलमान समाज में मुसलमान पुरुष को कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद बैठ के ही एक प्रोसेस फॉलो करके 1-1.5-2 महीने का प्रोसेस फॉलो करके तलाक दे सकता है। सो दैट इज द बेसिक मतलब फंडामेंटल डिफरेंस की जहां पे प्रॉब्लम हो रही। तो हम कह रहे हैं कि सबके लिए यूनिफॉर्म, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। मैं ये दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ द कंट्री और हिंदूज ऑफ द कंट्री, इट इज द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट which is enshrined under Article 44. Article 44 कहता है कि state shall endeavor to bring in uniform civil code across the territory of the country. ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये कहना कि इस समय लाना नहीं है, उस समय लाना नहीं है, ये मुझे लगता है कि मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मुझे बताइए, देश में तमाम इश्यूज हमेशा चलते रहेंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंट्रोड्यूस करना क्या हमारे देश में रेल चलवाना बंद कर देगा? या कहीं एजिटेशंस हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना है पुलिस को, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना बंद हो जाएगा? क्या हमारी जो कोयले की खदानें हैं उनका काम चलना बंद हो जाएगा क्या? तो ये आर्ग्यूमेंट लाना कि अभी ये भी मसले हैं, ये भी मसले, ये आई डोंट थिंक कि कोई अंतर विरोध है किसी भी मसले में। एंड आई थिंक वी शुड वेलकम इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। और सेक्युलरिज्म के इंटरेस्ट में, जहाँ पे एक तरफ मारूफ जी ने बात की कि ये सऊदी अरेबिया नहीं है और हम अपने संविधान में विश्वास रखते हैं, तो आप अपने संविधान में अगर विश्वास रखते हैं और अगर ये सऊदी अरेबिया नहीं है, तो फिर आप सऊदी अरेबिया का दिया हुआ जो शरिया का जो सिविल कोड है उसे क्यों फॉलो करते हैं? आप कॉमन सिविल कोड फॉलो करिए, जिस तरीके से आप कॉमन क्रिमिनल कोड फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि एक मुसलमान फला हरकत करेगा तो वो भी वैसे ही जेल में जाएगा, जैसे हिंदू फला हरकत करेगा तो वो भी जैसे, वो इसीलिए जाएगा क्योंकि यू हैव अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, वो यू डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम वही तो कह रहे हैं, मैं मारूफ के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे इन्होंने कहा कि जो मुसलमान शुड आल्सो बी ट्रीटेड अलाइक in all criminal matters, I am saying he should also be treated alike in civil matters also. And for that to happen, a uniform civil code, like a uniform civil criminal code, is the need of the hour. It is a constitutional mandate. अब ये misleading arguments देना कि 370 के बाद क्या हुआ उस पर चर्चा करनी है, फार्मर एजिटेशन है उस पर चर्चा करनी है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाने में मतलब अल्टीमेटली व्हाट आर यू पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो और हिंसा होगी। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफेंड करती हैं, वो देश में आग लगा देंगी, कत्लेआम हो जाएगा, और वो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 370 के कारण बड़ी प्रॉब्लम है, फार्मर एजिटेशन के कारण बड़ी प्रॉब्लम। इज दैट द आर्गुमेंट? आई डोंट थिंक दैट शुड बी द आर्गुमेंट। एंड इफ दैट इज द आर्गुमेंट, आई थिंक मोस्ट ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके ऐसे हिंसा की मतलब काम करने वाले या इस तरीके की चीजों में संलिप्त वाले लोगों पे बुलडोज करके इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अगर हिंसा एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है कि आप कुछ भी कर दे। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की देखिए मेरी बात सुनिए, डिक्टेटरशिप दूसरी तरफ से आ रही है। जब मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि सरकार को इंट्रोड्यूस करना है, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि जिस तरीके से कॉमन क्रिमिनल कोड है वैसे ही जैसे मुसलमान और हिंदू के लिए सेम सजा का प्रावधान है, चोरी के लिए, रेप के लिए, मर्डर के लिए, तो उसी आर्गुमेंट को आगे लेके जब मैं कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड भी होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, सेक्युलरिज्म का कोर उसमें सम्मिलित है, तो व्हाई शुड यू अपोज इट? और इस आधार पे अपोज करना कि नहीं, हिंसा की धमकी सरकार नहीं दे रही, हिंसा की धमकी वो लोग दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से बवाल ऐसा हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि और बहुत बवाल है देश में। 370 का एक बवाल है, फार्मर्स एजिटेशन का एक बवाल है, सीए एनआरसी का एक बवाल है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे हिंसा हो जाएगी और सरकार संभाल नहीं पाएगी इसलिए नहीं लाना चाहिए, तो आई थिंक द स्टेट मशीनरी शुड यूज इट्स एंटायर माइट to overrun and bulldoze such voices
and individuals who come on streets protesting that you are introducing something which is mandated by the constitution. मैं मारूफ के पास आना चाहूंगी। मारूफ, अब आप कह सकते हैं जो अंकुर ने कहा है, फिर मैं निगम जी के पास भी आऊंगी। मारूफ बोलिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तलाक अगर जो हिंदू पुरुष ले रहा है उसी हिसाब से मुस्लिम पुरुष भी ले, तो आप इस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी होगी, लेकिन आप एक मुस्लिम हैं, मारूफ जर्नलिज्म स्टूडेंट है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं कि आप इक्वालिटी होगी या नहीं होगी? मारूफ बोलिए। सबसे पहली बात तो जैसे इन्होंने बोला कि इस तरह आप बोल रहे कि आग लगा दी जाएगी, वो कर दिया जाएगा, वो हमारा काम नहीं है। उसके लिए हमारे एमपीज बैठे हुए हैं, वो एक दो स्पीच दे देंगे, वायरल हो जाएगी, बस हो गया, दंगे देने की जरूरत ही नहीं है, उस पर कुछ करने की बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो अभी ये इस तरह इक्वालिटी की बात करी अभी इनका आपने कि इस तरह इक्वालिटी होगा, सबसे पहले तो जैसे ट्रिपल तलाक का सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया। उसमें बहुत लोग उसके फेवर में थे, बहुत लोग उसके साथ नहीं थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हुआ जो होना चाहिए था। ट्रिपल तलाक बंद कर दिया गया। उसी तरह जैसे इन लोगों ने बोला कि अभी एक दूसरा तलाक का सिस्टम भी उसमें, जिसमें एक आदमी जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ खत्म कर देगा। बट उसके साथ ये भी है, एक बीइंग अ मुस्लिम आई नो दिस, क्योंकि मेरे कोई एक रिलेटिव है, ही एंड शी हर वाइफ वाज गोइंग थ्रू डाइवोर्स, ठीक। तो उसमें उसकी जो वाइफ है उन्होंने अपने पति को डाइवोर्स दिया, वो भी बेसिक जितने भी मुस्लिम राइट्स थे उसकी तरफ से। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ मेंस के पास सारे राइट है कि तुम डाइवोर्स दोगे तो तुम्हारी तरफ से होगा, वुमेन भी कर सकती है। मैं मारूफ को इंटरजेक्ट करना चाहूंगा एक मिनट, एक्सक्यूज, विद अपॉलॉजीज, मैं कर सकता है, ठीक है, देयर आर कंडीशंस कि यू हैव टू टेक इनटू, बट क्या सिमिलर प्रोविजन ऐसा है कि एक महिला 4 पुरुषों से शादी कर सकती है एट द सेम टाइम? एंड अगर ये नहीं है तो इज इट नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, द इक्वालिटी कोड that Muslim men have been given preferential treatment under the religious laws and Muslim women are not, and it is something जो आर्टिकल 14 इक्वालिटी कोड को वायलेट करता है। और ये प्रिमिटिव चीजें जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से। सबसे पहली बात, अगर इक्वालिटी की बात करी जाए तो इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लॉ था कि इस तरह पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री वगैरह वाला सिस्टम, ये पुराने टाइम का सिस्टम था, क्योंकि उस टाइम जो नहीं अभी भी एग्जिस्ट कर, देखिए अभी भी एग्जिस्ट। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे और शरिया के हिसाब से ये चीजें डिटरमिन होंगी, तो एज ऑन डेट देयर इज रिलीजियस सैंक्शन इन फेवर ऑफ मेन कि वो 4 महिलाओं से शादी कर सकते हैं, जबकि महिला के फेवर में ऐसी कोई सैंक्शन नहीं है, शी कांट मैरी मोर देन वन एट अ टाइम। तो ये इट इज एग्जिस्टिंग। आप इसे हाँ, आपका आर्ग्यूमेंट ये ठीक है कि ये प्रिमिटिव, जो मैंने कहा, ये प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस थी। सो अगर ये प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस थी, तो व्हाई शुड यू अलाउ दिस प्रैक्टिसेस टू परपेचुएट इवन नाउ? अभी क्यों चलने दी? और अगर आपको इसे रोकना है तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। दैट्स माय एंटायर आर्ग्यूमेंट। अगर ये प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस थी तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बहुत लोगों के ना इसके साथ अपने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो जुड़े हुए। आई टोटली एग्री विद दिस कि ये इक्वालिटी को खराब करता है, ये उसके साथ कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं उसको हटा दो, उसका कुछ उतना पंगा है नहीं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है ना, जहाँ पे आप पूरे रिलीजन को के हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू ऐसे कर लेते हैं ना, तो उधर बात उठती है। इक्वालिटी पे तो किसी ने बात उठाई नहीं कि तुम इक्वालिटी नहीं कर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी अंकुर जी ने बोला कि हिंदू मुसलमान वाला विवाद है, तो कहीं ना कहीं मतलब अगर हिंदू मुसलमान का भी विवाद है तो वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल है जुडिशरी के कि कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स मुस्लिम के हमारे देश के मतलब जो जुडिशरी है उसके लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट है। तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मैं टोटली अग्री करूंगा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला कि रिलीजियस टॉलरेंस, अगर इंडिया में हर कोई रिलीजन है तो हमें हर किसी रिलीजन के हिसाब से चलना होगा। ये नहीं ना कि क्रिश्चियंस है तो क्रिश्चियंस के लिए कोई लॉ नहीं होंगे, क्रिश्चियंस को हम देख के नहीं चलेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि हम मुस्लिम यहाँ रह रहे या हिंदू यहाँ रहे। देखिए मैं एक सेकंड इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। देखिए मारूफ, या तो आप इस चीज में विश्वास रख लें कि हमारा देश संविधान से रूल होगा और संविधान सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे आधारित होगा, तो या आप ये कह लें कि नहीं कुछ एरियाज में तो रिलीजियस सैंक्शन रिक्वायर्ड होगी कुछ भी करने के लिए। दीज आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स।
अगर आप आर्टिकल 44 में विश्वास रखते हैं, अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, तो एज अ होल उसमें विश्वास रखते हैं। यू कांट प्लेस कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेलेक्टिवली। आप ये कहें कि मैं आर्टिकल 43 तो मानता हूं लेकिन 44 नहीं मानता। तो जब आप आर्टिकल 44 मानते हैं, जब आप संविधान में विश्वास रखते हैं, जब आप सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं, तो फिर ये कम्युनल रिलीजियस बिगेटेड आर्ग्यूमेंट्स क्यों आप लेके आए? व्हाई शुड यू डू दैट? आप क्यों रैशनलाइज करेंगे एक इरैशनल लॉ को, एक इरैशनल लॉजिक को? व्हाई शुड यू डू दैट? इफ यू आर अ बिलीवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू आर अ बिलीवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीव इन आर्टिकल 44, और आर्टिकल 44 क्लियरली एनजॉइन्स अपॉन द गवर्नमेंट to introduce a uniform civil code across the territory of the country. 1947-50 में I agree, I understand कि उस समय के लिए नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया। मैं उसी, क्योंकि जो परिस्थिति थी वो ये थी कि 1946 के जो इलेक्शन थे, जो लास्ट इलेक्शन थे, जिसके बाद पाकिस्तान को बनाना पड़ा, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम सीट्स 87% इन द प्रोविंसेस, they all went to Muslim League, और मुस्लिम लीग का एक ही नारा था, सेपरेट पाकिस्तान। सो जिन्ना हैड पब्लिक सपोर्ट, मुस्लिम हैड पब्लिक सपोर्ट। पहले 1937 के इलेक्शन में परिस्थिति कुछ और थी, इतिहास में परिस्थिति कुछ और थी। पाकिस्तान का आइडिया 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे कपल्ड विद ऑल दिस थिंग्स, दीज हैपनिंग्स, कि उनकी जगह जगह पे सारी मुस्लिम सीट्स आई, उसके बाद बना। और आपको ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान की डिमांड जिन एरियाज में थी वो थे सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बंगाल, इन एरियाज। यहाँ पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान बना वहां जाके जहां पे मुस्लिम लीग को अधिक सीट्स नहीं मिली थी, यानी मुस्लिम लीग की सपोर्ट नहीं थी, यानी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं थी। यानी कहां बना? आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान बना है पंजाब में, सिंध के एरिया, गिलगित बाल्टिस्तान, ये तो ठीक है, पीओके, दैट वाज। तो जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया, सपोर्ट किया, मूवमेंट लड़ी, वो अभी भी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान माना है। तो उस बैकग्राउंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय इंट्रोड्यूस ना करना एक समझा जा सकता है कि 5-10 साल के लिए अंडरस्टैंडेबल। बट 2021 में भी सेम आर्ग्यूमेंट जो 1947 में था, और इसके पीछे धमकी, वायलेंस, हिंसा की धमकी कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अंकुर जी, ये मुद्दा अलग है। कम शब्दों में अगर कहें, मारूफ, अंकुर जी का कहना है कि अगर आप इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है, बस टाइम का, हर एक चीज का अपना अपना टाइम है। और रही बात आर्टिकल 44 की, तो सबसे पहले वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज वे मोर डिफरेंट देन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे ऊपर बहुत लागू है, बहुत स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप लोगों को ये फॉलो करनी ही करने। नहीं, देखिए फंडामेंटल राइट, दिस इज अ रॉन्ग आर्गुमेंट। नहीं, देखिए मारूफ, फंडामेंटल राइट्स किसी को लागू नहीं करने। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, दे आर सच इनवायलेबल राइट्स कि स्टेट उसे वायलेट नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स इज अ प्रिविलेज, इट डज नॉट कास्ट और एनजॉइन एनी ड्यूटी अपॉन एनी इंडिविजुअल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार पे ये ड्यूटी इंपोज करते हैं कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। और आप टाइमिंग का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, 47 में भी ये आर्ग्यूमेंट था, 50 में भी ये आर्ग्यूमेंट था। आप बता दीजिए कि कौन से साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आप बताइए, यू फिक्स द टाइम। जब मॉब लिंचिंग के केसेस रुक जाएंगे, जब जैसे ये लव जिहाद, मुझे बताइए एक सेकंड, ऑलराइट। मॉब लिंचिंग, हाउ इज मॉब लिंचिंग रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करने से क्या मॉब लिंचिंग बढ़ेगी या इंट्रोड्यूस नहीं करने से घट जाएगी? किस तरह कम्युनिटी में, बोलिए। तो जैसे आप बता रहे हैं, दैट इज अ कम्युनल आर्गुमेंट। कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड ग्राउंड लेवल पर ही चेंजेस लाएंगे, अगर हम तभी लव जिहाद एंड ऑल दिस थिंग कुड स्टॉप। नहीं, देखिए मैं इंटरजेक्ट करूंगा आपको 1 मिनट के लिए, एंड देन मारूफ कैन टॉक प्रोबेबली। इक्वालिटी की बात हो रही है मुस्लिम महिला की मुस्लिम पुरुष के साथ। इक्वालिटी की बात हिंदुइज्म और इस्लाम की नहीं हो रही है। आर्ग्यूमेंट ये है कि मुस्लिम महिला को शरिया में बराबर हक नहीं है मुस्लिम महिलाओं के जितने पुरुषों के बराबर। एंड देन देयर आर सो मेनी प्रिमिटिव एंड इरैशनल थिंग्स व्हिच शुड बी डन अवे। और जब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, गोल पोस्ट शिफ्ट करना, आर्ग्यूमेंट को उस डायरेक्शन में लेना जिसका कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन ही ना हो,
और धमकी ये देना कि अगर ऐसा होगा तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट द स्टेट ऑफ इंडिया शुड स्टॉप अपीजिंग माइनॉरिटीज एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं निगम जी के पास आना चाहूंगी, कहना चाह रहे हैं जी निगम जी। ऐसा है, मैं मारूफ और अंकुर जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और मेरे मन में एक सवाल आया। जब मैंने ये प्रोग्राम जब मुझे बोलने का मौका दिया गया तो मैंने क्लियरली बोला, इसके सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं उनके पास कोई वैलिड या इनवैलिड रीजन नहीं है, दे आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग इट। जो इसके साथ डाइसेंट भी कर रहे हैं, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी बाद में एंड में बोलते हैं हमें इस लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट, इस लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। बट हाँ, अंकुर जी ने ये ऐसे बोला कि आम प्रॉब्लम्स तो चलती रहनी है, बट आज हम आम नहीं, कुछ खास प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। कोविड आया, आपने लॉकडाउन लगाया, उसके साथ आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिमिलरली आज गवर्नमेंट अपनी क्या ड्यूटीज दे पा रही है, उसको लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करे तो ये बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूं, मैं बड़ी क्लियरली बोल रहा हूं, आम आदमी की हालत बहुत खराब है। ही हैज नथिंग टू डू विद दीज काइंड ऑफ लॉज। एग्रीड कि ये लॉज होने चाहिए, वुमेन राइट्स या बाकी इक्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो एक लाइन जो मैंने अभी यूज करी थी, अनइक्वल्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, अंकुर जी ने कोशिश करी उसका जवाब देने की, बट मैं समझ सकता हूं कि शायद इसकी क्लैरिटी अभी आई नहीं। बट आज की डेट में अनइक्वल्स कौन है? जो लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अनइक्वल्स कौन है? जो देख रहे हैं कि सरकार बड़ी बड़ी स्कीमें अनाउंस कर रही है, उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उन पे चेक एंड बैलेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। बट यस, इस तरह के लॉज को लेकर जो हम डिबेट कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। उसकी एक मुझे यूनिफॉर्मिटी जो लगी वो ये कि हर आदमी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई उससे बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। बट यस, एक दिक्कत जो बहुत बड़ी इस समय कंट्री फेस कर रहा है वो है लोगों का रोजमर्रा का जीना। आप जाइए ग्राउंड पे, देखिए ग्राउंड के ऊपर क्या होगा, आग कहाँ लगनी है। वो मुद्दे ये नहीं बनने बाद में, ये सिर्फ बहाने बनने हैं। मॉब लिंचिंग की बात प्लीज मारूफ जी मत करिए, कोई मॉब लिंचिंग नहीं हो रही। ऐसे छोटे मोटे हादसे कंट्री में कई बार हुए हैं और होने भी हैं, मैं समझ सकता हूँ। बट मैं उसको नहीं, सुनिए प्लीज 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 मुझे बोलने दीजिए। हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसी चीज को। लव जिहाद, ये मॉब लिंचिंग, ये सब एक मनगढ़ंत चीजें हैं जो बनाई जाती हैं। अब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का सीधा राइट मैं देख रहा हूं, वो इसको रिजेक्ट करता है, वो डाइसेंट करता है इसके साथ। बाद में बोलते हैं जी हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने वर्ड 90% यूज किया, ये मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के किसी डिबेटर ने किसी चैनल पे बोला था, 90% तो ऑलरेडी लागू है। मैंने आपको क्लियरली बोला, मैंने इसका अभी ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है। तो आज की डेट में जो वोटर या सपोर्टर है वो अपने तरीके से इसको देख रहा है, दूसरा इसको अपने तरीके। बट सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई स्कीमें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, कानून इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, इस पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अंकुर जी शायद आप डिसएग्री करें मेरे साथ, बट हाँ नहीं देखिए नहीं ठीक है। बट जो आपने बातें कही, इनका जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, दूसरे इश्यूज हैं, कोविड एक इशू है। अंकुर जी प्लीज, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, आपने ये बोला कि कौन सा टाइम होना चाहिए। टाइम डिसाइड करती है हालात। आज जो मुल्क के हालात थे वो इन चीजों के लिए ठीक है, आज नहीं किया 2 महीने बाद कर देते या 2 महीने पहले कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो भी गया तो कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इस समय टाइम की डिमांड है वो ये है कि आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, लोगों का जो रुझान है वो इस तरफ है कि हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है इस कंट्री में। ये बहुत देखिए आप रिपोर्ट्स जाके पढ़िए कि किस तरीके से पर्सनल लॉज होने के कारण माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ना केवल महिलाएं, पुरुषों के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें सफर करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव एंड इरेशनल पर्सनल लॉज। ठीक है, तो अगर सपोज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यू ट्राई एंड फाइंड आउट रिपोर्ट्स जो अवेलेबल है। आपको समझ आएगा कि ये इक्वल प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है जिन प्रोपोर्शन में आपने दूसरी प्रॉब्लम्स को गिनाया। एक चीज, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आपने कहा कि उस पर शायद क्लैरिटी नहीं है, उस पर क्लैरिटी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपका जो था कि अनइक्वल्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करने या नहीं करने से उसका कोई संबंध ही नहीं था। मैंने आपको क्लियरली कहा कि वो आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी कोड है उसका दूसरा हिस्सा है, जिस हिस्से को इस्तेमाल करके देश में एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है।
कि आप अगर इन द प्रोसेस, क्योंकि अनइक्वल्स हैव नॉट आर नॉट टू बी ट्रीटेड अलाइक, बाकी सब लोगों के बराबर, तो उस डॉक्ट्रिन, उस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किए गए। उसका माइनॉरिटी राइट्स के साथ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। प्रोबेबली आप क्लैरिटी शायद ये चाह रहे थे कि इसको माइनॉरिटी राइट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ किसी तरीके से कनेक्ट करके मैं आपको कुछ स्पष्टीकरण दे सकूं, वो हो नहीं सकता था, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स, दोनों अलग अलग चीजें और एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जी, मैं सभी पैनलिस्ट से एक अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार कई बार इस बिल को संसद में पेश किया है, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने इसे ब्लॉक करवा दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट, हम सबको पता है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रतिभा सिंह ने यूसीसी की शुरुआत की दोबारा। उन्होंने कहा कि भारत के अलग अलग जितनी भी जातियां हैं, धर्म है, ये आने वाले भविष्य में युवाओं को पर्सनल लॉ के वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले युवा को खास करके शादी और तलाक की अगर हम बात करें, तो जस्टिस सिंह के फैसले से कितने लोग यहाँ पे सहमत हैं? पहले मैं निगम जी के पास आऊंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, आप निगम जी के पास जाए, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि प्रोबेबली दिस इज मिसलीड। भाजपा की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करने की। जहां आपने भाजपा के कुछ लोगों की बात की, दैट इज नॉट द गवर्नमेंट, दैट इज नॉट द पार्टी। गवर्नमेंट अगर इंट्रोड्यूस करे तो सीरियसनेस है। आप किसी भी तरीके से क्रेडिट ना दें भाजपा को कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश भर भी की है। ये केवल दिखावा है, जहां पे आप प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और देश में ढिंढोरा पीटते हैं कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तो हम फेवर में। अगर आप फेवर में है तो एज अ पार्टी अपनी सरकार को कहिए कि सरकार इंट्रोड्यूस करे ताकि वो पास हो सके, और किसी ऑपोजिशन एमपी ने ब्लॉक नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता। जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, विच इज द मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज नाउ, तो ब्लॉक करने का तो सवाल ही पैदा ही नहीं होता। आप प्राइवेट मेंबर बिल को बीजेपी के साथ मत जुड़िए। प्राइवेट मेंबर बिल इज अ प्राइवेट मेंबर बिल, वो पर्सनल कैपेसिटी में इंट्रोड्यूस किया गया बिल है। बीजेपी ने अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किया, ये उसकी सबसे बड़ी इंडाइटमेंट है। अच्छा एक मिनट अंकिता, सॉरी अनिका, एक मेरे को बस पूछना पड़ेगा कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था जो 2019 के इलेक्शन थे लोकसभा में, उन्होंने तो उन्होंने बोला था ये। हाँ, तो मैनिफेस्टो में था, तो उसमें हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? अगर वो मैनिफेस्टो में लिख के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इट्स अ बिट्रेयल। मैं तो यही कह रहा हूं कि बीजेपी हैज बिट्रेड, दे आर बिट्रेइंग। प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करवाना किसी एक एमपी के द्वारा, जिसकी फेट वही होगी कि उसे फाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, पास नहीं करवाया जाएगा, व्हाट डज इट सिग्निफाई? सो आई एम सेइंग कि एंकर शुड नॉट गिव क्रेडिट टू बीजेपी कि उन्होंने किया और ऑपोजिशन ने ब्लॉक किया, टू क्रिएट एन इंप्रेशन कि एज इफ बीजेपी वांट्स इट टू हैपन और ऑपोजिशन होने नहीं दे रही है। दैट इज नॉट द इंप्रेशन दैट वी शुड गैदर। मुद्दा ये है कि जस्टिस सिंह ने जो कहा कि आने वाले युवा को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे शादी हो या तलाक हो। आपने कहा कि बीजेपी को क्रेडिट ना दे, मैनिफेस्टो में था, नहीं था ये मुद्दा, हम किसी को यहाँ पे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जस्टिस सिंह ने जो कहा है कि आने वाले टाइम पे युवा पीढ़ी को दिक्कत आ सकती है तलाक को लेकर या शादी को लेकर या एडॉप्शन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो उस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं यूसीसी? निगम जी आप बताइए। देखिए मैडम, ऐसा है, जो जस्टिस सिंह का जो जजमेंट है, मैंने उसको ईमानदारी से बात करूंगा, मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट हाँ, जो उन्होंने बोला प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो नेचुरली हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या बाकी जो पॉलिटिकल बेनिफिशरीज हैं, वो इस मुद्दे को उस लेवल पे ले जाएंगे कि वो प्रॉब्लमेटिक बनेगा। बट हाँ, जब मारूफ जी भी कह रहे हैं इस लॉ में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, अंकुर जी भी उसको बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी एग्री कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, आपने बीजेपी का नाम लिया, तो अंकुर जी के चेहरे पे मैं एक स्माइल देखना चाहूंगा। बीजेपी के पास और बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने 2031-32 में जम्मू में बर्फबारी करवानी है, तो देखिए अंकुर जी हंस गए, तो वो उन मुद्दों पे उनको काम करने दीजिए। जो जुडिशरी सिस्टम आपका काम कर रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है। उन्होंने दोनों पहलू को, अच्छी बात यह है कि जस्टिस सिंह की जजमेंट में जो मैंने चीज अच्छी देखी, उन्होंने माइन्यूटली स्टडी किया है कि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना आ सकती है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है या कैसे एड्रेस करना है, ये बहुत अच्छी बात है। और अंकुर जी जैसे यंग लॉयर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो इन चीजों में अमेंडमेंट कराएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आने दीजिए, उसके बाद डिबेट करने का एक अपना मजा आएगा। तब तक हम बर्फबारी का इंतजार करते हैं।
ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में तभी आ पाएगा जब इन प्रिंसिपल ये अग्रीमेंट होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड कम। अभी इन प्रिंसिपल ये अग्रीमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की तरफ से सैंक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज वीटो एक्सरसाइज कर रही हैं, और यही पराकाष्ठा होती है अपीजमेंट की, यही पराकाष्ठा होती है स्टेट सरेंडर की। तो जहां तक जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रीइटरेट किया, जो आर्टिकल 44 में लिखा है उसके बारे में कहा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे हैं वो उसमें गिनाए। जिस तरीके से अन्याय माइनॉरिटी कम्युनिटीज की महिलाओं के साथ या इवन कुछ केसेस में पुरुषों के साथ या फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ होता है, उसको एड्रेस करने की दिशा में उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने ये जताया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है दैट इज अ रॉटन सिस्टम, दैट इज अ सिस्टम व्हिच इज बेस्ड अपॉन प्रिमिटिव एंड इरैशनल लॉजिक एंड देयरफॉर इट शुड बी डन अवे विद। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिटरेट किया है, और अगर सभी यहाँ पैनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंट्रोडक्शन के साथ इन प्रिंसिपल भी अग्री करना चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए प्रयास भी करना चाहिए, और दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है। और आर्टिकल 44 ही आप पढ़ लीजिए, आपका आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाएगा। फिर नहीं करना है अभी उसके लिए तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स देना, तो वो तो शताब्दियों तक चलता जाएगा। मुझे जो लग रहा है सिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी ने इसको डाइसेंट नहीं किया है, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, आज का जो हमारा यंग जनरेशन है वो हमारे रिलीजियस जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात को बड़ी जल्दी एक्ट करता है, पूरी तरह पढ़ता नहीं। अंकुर जी ने बड़ी अच्छी डिटेल में इसको बताया कि हमारे आर्गुमेंट ही खत्म हो जाएंगे अगर हम 44 पढ़ेंगे। तो ये अच्छी बात है। तब तक मुझे लगता है हमें बर्फबारी का मजा लेना चाहिए, इंतजार भी करना चाहिए। जी मारूफ, जो जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा है आने वाली युवा पीढ़ी, और आप भी युवा हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम ये डिबेट फिर खत्म। जी मारूफ बोलिए। तो सबसे पहले बात जो जस्टिस सिंह ने कहा कि इस तरह में फ्यूचर वाली जनरेशन को देखना चाहिए, दैट इज वेरी गुड कि उन्होंने वो बोलते हैं ना पारदर्शी सोच रखी हुई है कि आगे वाले फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ में ये नहीं कहा ना कि कल के कल ही कर दो, या इसी हफ्ते कर दो, इसी महीने कर दो, इसी साल कर दो। आप टाइम बता दीजिए ना, टाइम आपसे टाइम ही तो पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, वो मोदी तो आपके पास कभी आएगा भी नहीं। वो आप 2051 में भी डिबेट करेंगे तो आप यही कहेंगे, यही आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि दिस आर्ग्यूमेंट हैज बीन ड्रिल्ड इनटू द माइंड्स ऑफ दोज यंगस्टर्स जो निगम साहब क्लेम कर रहे थे कि बिलीव नहीं करते हैं, बट अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, विटिंगली, अनविटिंगली समथिंग नैरेटिव बिल्डिंग रहती है, और अल्टीमेटली उसी नैरेटिव को आगे लेके आप भी अपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इंडिपेंडेंटली आप सोचिए, जो बातें हमने आपके समक्ष रखी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे, आइडिया डिस्कस किया, और क्लैरिटी के साथ ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 47 में क्या परिस्थिति है, अभी क्या परिस्थिति है, उस पर इंडिपेंडेंटली जांच करके फिर आप एक ओपिनियन बनाइए। मुझे लगता है कि फिर एक अग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करवाने की दिशा में इकट्ठे कदम बढ़ा पाएंगे। अगर खींचातानी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की इंप्लीमेंटेशन में ही, तो फिर मुझे लगता है कि समाज में दूरियां भी बनेंगी, एंड विच इज नॉट गुड। तो अंकुर जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स कहीं ना कहीं इस डिसीजन को डिले कर रहे हैं क्योंकि वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, जिस समय ट्रिपल तलाक की सुनवाई भी कोर्ट में हो रही थी, तो आपने देखा कि किस तरीके के प्रोटेस्ट और किस तरीके की स्टेटमेंट्स आई थी, और लार्जर पब्लिक ओपिनियन किस तरीके का था। और अगर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब 1950 में संविधान में नहीं आ पाया, तो इसी कारण नहीं आ पाया कि भाई मुस्लिम उत्तेजित हो जाएंगे। ये टू नेशन थ्योरी की बैकग्राउंड में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिस समय एक कम्युनल माहौल था, उस समय इनसिक्योरिटी के नाम पे हिंसा करने की रैशनलाइजेशन दी जाती थी, तो यही आर्ग्यूमेंट था। तो अभी भी वही आर्ग्यूमेंट है, अभी भी वही सोच है कि दिस विल अनॉय मुस्लिम्स। तो अपोजिशन इज फ्रॉम मुस्लिम्स कि ये ना आए, एंड देयरफॉर सरकारें डिथर कर रही हैं। अदरवाइज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कोर्ट्स बार बार, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब कहा, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है।
अन्य राज्यों के हाई कोर्ट्स कितनी बार कह चुके हैं, सरकारों को कितनी बार लताड़ा जा चुका है। अपीजमेंट और नॉन इंट्रोडक्शन ऑफ यूसीसी अब एक प्राय बन गए। जी जी। तो मोरोवर अनिका, बेसिकली इसमें बात ये है कि अगर आपको ये ऐसी कोई भी चीज आगे लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी दूसरी कम्युनिटी के अगर फॉर एग्जांपल खिलाफ भी हो तो कुछ ना कुछ करके उनको कॉन्फिडेंस में तो लाओ कि भाई इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक आप लोगों को पिछली बार बताओगे 1947 में तो देश का बंटवारा करके कॉन्फिडेंस में ला पाए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने वाली पोजीशन नहीं है। अगर आप पढ़ें, किताबें पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ें और चीजें पढ़ें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बैकग्राउंड में रिपोर्ट्स बनाई गई हैं। आप अन्य देशों के सिस्टम्स देखिए, जहां पे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा स्ट्रांगली स्टेट ने असर्ट किया यहाँ पे विल नॉट इंट्रोड्यूस शरिया इन सिविल मैटर्स एंड एवरीबडी ऑब्लाइज्ड। तो जहां जहां पे फोर्सफुली या धमका के किया गया है या बता के किया गया है कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड, यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रांगली, जहां पे पुट डाउन किया है स्टेट ने, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जहां जहां अपीजमेंट है, जहां जहां सैंक्शन खोजने की बात की गई है, वहां वहां नहीं है और कई दशकों से और कई सदियों से नहीं है। और अगर यही अप्रोच हिंदुस्तान में भी अडॉप्ट करके रखी जाएगी तो हिंदुस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाले कई दशकों तक इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। सो देयरफॉर द स्टेट शुड फुट होल्ड करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 44 नाउ, इट्स हाई टाइम वी शुड डू दैट। देयर आर मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी व्हिच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड पोस्ट 1950 और इट इज समथिंग व्हिच शुड नाउ बी, बट मुझे बीजेपी से उम्मीद नहीं है, आई डोंट थिंक दे विल इंट्रोड्यूस इट। मारूफ तो उसमें आप खुशी मना सकते हैं मारूफ। हो सकता है, देखते हैं कब तो खुशी बनती है वो वाली भी। तो बेसिकली यही है कि जैसे अब हम लोग की भी हेल्दी डिबेट रही कि हमने डिस्कशन करे इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा वो पॉइंट फिर से वही रहेगा कि बाकी चीजों पे पहले ध्यान देना चाहिए और फिर और एक मुसीबत नहीं जिससे तुम्हें लगे कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है उसको बाद में लाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको लाभ ही नहीं, वो थोड़ा सा डिले तो कर सकते हैं। जब इतने साल हम लोगों ने वेट करा, थोड़े से और वेट करने तक, जब तक हमारा उससे क्या हो जाना है मारूफ? हाँ जी, मारूफ उससे क्या हो जाना है? उससे ये होगा कि जो लोकल यूथ पे उस पे जो इतना प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग एक बार मैं ये गुजारिश आपसे पर्सनल करूंगा, मैं कोई ये नहीं है कि आप सोचिए कि मैं इसके अगेंस्ट आपसे बात करना चाहूंगा जहां आपकी कोई सेंटिमेंट्स को। हाँ प्लीज, यूथ को अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुननी है तो जैसे अंकुर जी ने बोला, आप आर्टिकल 44 पढ़िए, आपके आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएंगे। चेक करिए, अगर उसमें कुछ है तो निकाल के बताइए इनको। मेक मी करेक्ट अंकुर जी, अगर आप लग रहा है आपको मैं गलत हूं। नहीं, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। देखिए मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में अगर ऐसे लॉज आते हैं, और आज भी हिंदुस्तान में मुस्लिम्स और हिंदुओं में एक बहुत बड़ी दीवार है, और ऐसे लॉज जब आते हैं तो अक्सर कुछ कम्युनिटी इस पे अंगेज जाती हैं और कुछ फेवर में जाती हैं। बहुत ही अच्छे जवाब दिए अंकुर जी ने, निगम जी ने और मारूफ जी ने अपनी बात रखी। दोस्तों हम अगले डिबेट के साथ और अगले टॉपिक के साथ इसी तौर पे मिलेंगे अगले शनिवार नजरिया में। आप देखते रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Thank you everyone.